अक्टूबर के आखिर में दीपावली के आसपास AQI डिबेट में आई। इस बार भी वही कीवर्ड्स, हेडलाइंस। जो कभी सत्ता में थे वो विपक्ष होकर नई सरकार से सवाल पूछने लगे और जो सवाल पूछा करते थे वो अब अगर मगर करने लगे। रोल रिवर्सल हो गया, लेकिन हवा की सूरत नहीं बदली। ब्लेम गेम एक बार फिर से पंजाब से लेकर पाकिस्तान तक चला गया। हालांकि इन डेवलपमेंट्स के बीच एक नया ट्रेंड भी दिखा। सिविल सोसाइटी के लोग लगातार सोशल मीडिया पर साफ हवा को लेकर कैंपेन चलाते रहे, मुद्दे को चर्चा से गायब नहीं होने दिया और इसका रिजल्ट देखने को मिला 9 नवंबर को, जब दिल्ली के इंडिया गेट पर करीब 400 लोग इकट्ठा हुए, साफ हवा के लिए प्रोटेस्ट किया। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि 7 नवंबर की सुबह से ही AQI खतरनाक होती चली गई। दिल्ली के सारे पॉल्यूशन डेटा मॉनिटरिंग सेंटर रेड जोन में दिखे और सरकारी डेटा से इतर लोगों के घरों में मौजूद एयर प्यूरिफायर्स ने, अगर उनके घरों में ये थे, तो और भी खतरनाक मंजर बयां किया। 700 से लेकर 1000 तक की रीडिंग्स दिखी। इंस्टा खोलिए तो रीलें झड़ती हैं जहां एयर प्यूरिफायर्स के फिल्टर से धूल का गुबार उठता है, यानी एक नया ट्रेंड सामने आ रहा है। रीडिंग से इतर तस्वीरें भी आई। स्मॉग की इतनी मोटी लेयर की 50 मीटर तक देखना मुश्किल। जिस इंडिया गेट पर लोग प्रोटेस्ट करने गए वहीं की तस्वीरें डालकर पूछा गया, इंडिया गेट कहां गायब हो गया। फिर आई 9 नवंबर की तारीख। सुबह से ही एक्टिविस्ट सोशल मीडिया पर एक्टिव थे। शाम को इंडिया गेट पर जमा होने की कॉल थी। खबर दिल्ली पुलिस को भी थी। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि दिल्ली पुलिस ने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइजर्स को नोटिस भी भेजा। कहा, पूरे नई दिल्ली जिले में BNS यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लगी है। सिर्फ जंतर मंतर को छोड़कर, यानी इंडिया गेट पर इकट्ठा होकर प्रोटेस्ट करने की मंजूरी नहीं है। आप लोग चाहें तो जंतर मंतर पर अपने तंत्र दिखा सकते हैं। रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि 7 नवंबर को कुछ स्टूडेंट ग्रुप्स ने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया था, लेकिन ढंग की कवरेज न मिलने की वजह से अगला स्पॉट इंडिया गेट चुना गया। ठीक उसी तरह जैसे कुत्तों पर आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लोग इंडिया गेट पर इकट्ठा हुए, तो पुलिस की मनाही के बीच लोग इंडिया गेट पर पहुंचे। बच्चे, बूढ़े, यंग प्रोफेशनल, क्लाइमेट एक्टिविस्ट, सबका जमावड़ा। इस खराब हवा में घर से निकलना भी तो क्रांति है। बैनर्स दिखे, नारे लगे, फिर पुलिस आई, झड़प और कहासुनी हुई और अंततः पुलिस भारी पड़ी। प्रदर्शनकारियों को DTC बसों में ठूस कर बवाना ले जाया गया, लेकिन जाते जाते वो बहुत कुछ कह गए। इधर राजनीति भी शुरू हुई। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस पर ज्यादती के आरोप लगाए। देखा हाल ही में कि कैसे भाजपा ने वाटर स्प्रिंकलर करवाया AQI मॉनिटर्स पर ताकि रीडिंग कम हो। किस तरह से डाटा मैनिपुलेट कर रही है बीजेपी। और यहाँ पे जो लोग खड़े हैं ये सब दिल्ली के सिटीजन्स हैं। ये वो लोग हैं जो दिल्ली देखने आते हैं, जो यहाँ रहते हैं। उनको पता है कि प्रदूषण कितनी गंभीर समस्या है और आंकड़े छुपाना या फर्जीवाड़ा करना, इससे बीजेपी की इंटेग्रिटी, इससे बीजेपी की क्रेडिबिलिटी और डाउन होती है। इस टाइम हम सबको जरूरत है कि सारी दिल्ली यहाँ पर हो। बीजेपी वालों को भी यहाँ होना चाहिए। वो अपने घर में एयर प्यूरिफायर लगाकर बैठे हैं। सबसे दुख की बात ये थी कि दिल्ली की जनता, हर घर पीड़ित है पोल्यूशन से, और जब जनता बाहर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए निकली तो आप उन्हें डिटेन कर रहे हैं। मतलब अब अपने हेल्थ को, अपने स्वास्थ्य को लेकर, पोल्यूशन को लेकर, इस तरह के मुद्दे पर भी अगर जनता आवाज नहीं उठा सकती है तो ये डिक्टेटरशिप नहीं है तो क्या है। प्रदूषण एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और बीजेपी ने भी अपना सिस्टम एक्टिव किया। बोले कि सरकार आए तो जुम्मा 7 महीने ही हुए हैं। प्रदूषण तो आपकी सरकार के 11 वर्षों का नतीजा है और इसमें भी ये लोग पंजाब में पराली जलाकर सिचुएशन और खराब कर रहे हैं। रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार तो समस्या के समाधान के लिए तन मन धन से लगी है। आम आदमी पार्टी जो प्रोटेस्ट कर रही है 10 साल की, वही तो गंदगी देके गए हैं। ये तो कहते हैं ना, एक पंजाबी में कहावत है ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये तो वो काम हो गया। लोग कह रहे हैं कि पब्लिक प्रोटेस्ट। सुनिए, नहीं, लोग क्या कह रहे हैं वो छोड़िए। लोग आम आदमी पार्टी के तो कह रहे हैं। कौन कह रहा है पब्लिक प्रोटेस्ट? सौरभ भारद्वाज जी कह रहे हैं पब्लिक प्रोटेस्ट है। आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं पब्लिक प्रोटेस्ट है। तो पब्लिक तो कह नहीं रही पब्लिक प्रोटेस्ट है, आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं पब्लिक प्रोटेस्ट है। तो मैं पूछना चाहता हूं, जो मौसम ये खराब हुआ है पोल्यूशन, ये कौन देके गया है? अपने आप हुआ है क्या? नहीं, 10 साल में आम आदमी पार्टी ने बर्बाद करके दिया है। पिछले साल 500 AQI था, 1000 AQI टच कर गया था। तो जो 10 साल की बीमारी हमें देखे गए और हर साल AQI बढ़ता रहा। इस बीच विपक्षी एक मारक वीडियो और खोज लाए। दिल्ली के LG VK सक्सेना का एक पुराना वीडियो, जिसमें वो कह रहे हैं कि दिल्ली का 75% पॉल्यूशन उसकी खुद की समस्या है। कुल तस्वीर वही पुरानी। विपक्ष सरकार को घेर रहा और सरकार खुद को डिफेंड करने के लिए पुराना राग अपना रही। तब कहां थे और अभी हम नहीं, कोई और जिम्मेदार है जैसा राग।
सोशल मीडिया पर पंजाब की वीडियो चलाए जा रहे, दिखाया जा रहा कि कैसे सारी समस्या सिर्फ और सिर्फ पराली जलाने की वजह से हो रही है। हालांकि इस बार के आंकड़े कुछ और तस्वीर बयां कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर इंडिया टुडे का एक ग्राफिक चल रहा है जो ये बता रहा है कि इस साल पराली जलने की घटनाओं में बड़ी कमी देखी गई। प्रमुख वजह पंजाब में आई भीषण बाढ़ रही। नहीं हो पाई धान की फसल, और जब फसल ही नहीं हो पाई तो पराली कैसे और कितना जलेगी। एक आंकड़ा और है, केंद्र सरकार की एक बॉडी है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यानी DSS। 9 नवंबर को जब दिल्ली में हवा की क्वालिटी लगातार गिर रही थी और सीजन का एवरेज AQI अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गया था, तब कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी CAQM ने शाम 4 बजे एक रिव्यू मीटिंग की, ये तय करने के लिए क्या दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का तीसरा और चौथा लेवल अप्लाई किया जाए। तब DSS की तरफ से कहा गया कि फिलहाल दिल्ली के एयर पॉल्यूशन में पराली जलने का कंट्रीब्यूशन 6% के आसपास है। हवा भी चल रही है, उसकी दिशा भी बदली है, स्थिति बेहतर होने की उम्मीद है। ऐसे में ग्रैब के 3rd और 4th लेवल की जरूरत नहीं है। यानी केंद्र सरकार की बॉडीज पराली जलाने को प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण नहीं मान रही हैं, लेकिन दिल्ली सरकार के मंत्री और बीजेपी IT सेल से जुड़े सोशल मीडिया पर अलग ही माहौल बना रहे हैं कि प्रदूषण के लिए कोई और जिम्मेदार है। ऐसे में सवाल पूछा जाना चाहिए कि ये सब करने की क्या जरूरत है। सरकार बदले 7 महीने हो चुके हैं, क्या दिल्ली सरकार के नुमाइंदों को इसका जरा भी अंदाजा नहीं था कि सर्दियां आते आते क्या होने वाला है। पहले से रेखा गुप्ता की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने तैयारियां क्यों नहीं की। दिल्ली में तो सरकार के 3 इंजन हैं, केंद्र से लेकर नगर निगम तक। फिर काम करने के लिए इन्हें कितने और इंजन चाहिए। और ऐसा नहीं कि दिल्ली सरकार काम नहीं कर रही, काम हो रहा है, पर्दे के पीछे हो रहा है, बस दिल्ली सरकार दिखा नहीं पा रही। पॉल्यूशन डेटा मॉनिटरिंग सेंटर पर पानी का छिड़काव करके डेटा मैनिपुलेट किया जा रहा है, साफ नजर आ रहा है। जबरई इतनी कि घटतौली वाले इस डेटा के जरिए अपनी पीठ भी थपथपाई जा रही है। सही डेटा न देने के पीछे एक और खेल भी है। सही डेटा आने पर ग्रैब के कड़े से कड़े प्रतिबंध लागू करने पड़ेंगे और छवि खराब होगी, और इमेज बहुत जरूरी है। इधर दिल्ली सरकार ने भले ही कहा है कि प्रदूषण से निपटने के लिए सारी व्यवस्था कर ली गई, सारे नियम कानून फॉलो किए जा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर स्थिति अलग है। आप अखबारों को उठाइए, उनके दिल्ली पेज देखिए, रोज कोई ना कोई खबर ऐसी मिल जाएगी जो दिल्ली सरकार के दावों की पोल खोल रही होगी। जैसे हिंदुस्तान टाइम्स में छपी ये रिपोर्ट जो बता रही है कि MCD के लगभग आधे कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट कलेक्शन साइट्स में डस्ट कंट्रोल की व्यवस्था सिरे से गायब है, और ये जानकारी खुद MCD ने दी है। और इन सब का असर क्या, वो भी किसी से छिपा नहीं। हर साल रिसर्च छपती है जो ये बताती है कि किस तरह से ये जहरीली हवा हमें धीमी मौत मार रही है, कैसे दिल्ली NCR में रहने वालों की उम्र 9 से 12 साल घट रही है, कैसे PM 2.5 खून में घुल रहा है। आपके सिर्फ फेफड़े ही नहीं, दिल, दिमाग, किडनी, लिवर हर जगह असर हो रहा है। कैसे गर्भ में पल रहे भ्रूण भी इसकी जद में आ रहे हैं, कैसे बच्चों के फेफड़े परमानेंटली डैमेज हो रहे हैं, और कैसे डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कुछ समय के लिए दिल्ली छोड़ दीजिए। कि प्रदूषण आता कहां से है? आप जिस चीज को जलाते हैं प्रदूषण वहीं से आता है। प्रदूषण क्या है? धुआं है। और दूसरा प्रदूषण है डस्ट है, धूल। प्रदूषण धूल और धुआं है। आप जो जलाएंगे वहां से धुआं निकलेगा। आप जितना जमीन से धूल को मोबिलाइज करेंगे उतना धूल आएगा। तो आपको करना क्या है कि आप जिस चीज से ज्यादा धुआं निकल रहा है उसको आप कम कीजिए। धुआं कहां से निकल रहा है? कोयला जलाने से निकल रहा है। धुआं लकड़ी जलाने से, कंडे जलाने से, आपके पराली जला रहे हैं उससे आपको धुआं निकल रहा है, गाड़ियों से धुआं निकल रहा है, इंडस्ट्री के चिमनी से धुआं निकल रहा है। तो धुआं के जितने स्रोत हैं हमें उस पर काम करने की जरूरत है। हमने एक अध्ययन किया है, उससे यह बड़ा क्लियर है कि हमारे देश में 80% जो प्रदूषण है वो कोयला और बायोमास से है। हर एक घर में जो चूल्हा चल रहा है उसमें लकड़ी जल रही है और कंडे जल रहे हैं, उससे भी प्रदूषण हो रहा है। तो प्रदूषण कोई बाहर से नहीं ला रहा है, प्रदूषण हमारे घर से निकल रहा है, प्रदूषण हमारे जमीन से और खेतों से निकल रहा है, प्रदूषण हमारी फैक्ट्रियों से निकल रहा है। तो दूसरा जो मैं आपको सजेशन दूंगा कि ये जो प्रदूषण का जो समस्या है वो शॉर्टकट से सॉल्व नहीं होगा कि आपने पानी का छिड़काव कर दिया, कभी प्लेन उड़ा दिया, कभी स्मॉग टावर लगा दिए, कभी ऑड एंड इवन कर दिया गाड़ियों का। उससे प्रदूषण नहीं कम होने वाला है। प्रदूषण तभी कम होगा अगर हम लॉन्ग टर्म प्लान के साथ धुआं के जितने स्रोत हैं उस पर काम करें, धूल को कम करें, तभी प्रदूषण कम होगा। लेकिन समस्या सिर्फ दिल्ली या NCR तक की नहीं है और सिर्फ एक सीजन तक की नहीं है। अलग अलग रिसर्च बताती है कि पूरा उत्तर भारत इस प्रदूषण की जद में है। अगर दिल्ली में रहकर आपके जीवन के 9 से 12 साल घट रहे हैं तो लखनऊ, कानपुर या पटना में भी बुरा हाल है, और इन दोनों प्रदेशों में भी डबल इंजन की सरकार है।
वहां पर भी जीवन की प्रत्याशा में 6 साल तक की कमी आ रही है। हाल फिलहाल में लैंसेट का एक डेटा आया, बताया गया कि 2022 में वायु प्रदूषण से भारत में 17 लाख लोगों की जान गई। 2010 के मुकाबले 38% का इजाफा है। आंकड़ों की बात करें तो दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से भारत के शहर पिछले एक दशक से टॉप पर ही नजर आ रहे हैं। टॉपर किसी और मामले में होना चाहिए था, हो किसी और में रहे। डॉक्टर्स भले कह रहे हों कि हो सके तो इलाका छोड़ दीजिए, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो छोड़ भी रहे हैं और अखबारों में उनकी कहानियां भी छप रही हैं। लेकिन ट्रेनों के जनरल डब्बों में मवेशियों की तरह भरकर आने वालों का क्या, जो 2 वक्त की अदद रोटी के लिए दिल्ली एनसीआर आते हैं, वो अगर काम छोड़कर भी जाएं तो करेंगे क्या? कैसे अपना पेट भरेंगे? क्या इनका एग्जिस्टेंस बस इतना है कि ये नेताओं को वोट दें? उन नेताओं को जिनके बंगलों के कोने कोने में लाखों के एयर प्यूरिफायर इंस्टॉल होते हैं, जिनके फार्म हाउस पेड़ों से ढके रहते हैं। भारत के लोग इस बात पर रश करते हैं कि वो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। जिस ब्रिटेन ने हमें गुलाम बनाया पर कैपिटा इनकम में ना सही, लेकिन जीडीपी के मामले में हमने उसको पीछे छोड़ दिया। लेकिन उसी चौथी अर्थव्यवस्था की राजधानी के लोग एक अदद सांस के लिए मोहताज हैं। नौबत यह कि सिर्फ दिल्ली एनसीआर नहीं, जिसको मौका मिल रहा है और जो कर पा रहा है वो देश भी छोड़ रहा है, और ये आंकड़ा बढ़ रहा है। 2024 के आखिर में आए सरकारी डेटा के मुताबिक पिछले 13 साल में 18 लाख लोग भारतीय नागरिकता छोड़ चुके हैं। और जब ये लोग विदेशों में बेहतर नागरिक सेवाओं की तस्वीर डालते हैं, साफ हवा और सड़कों की तुलना भारत से करते हैं, तो संगठित रूप से सोशल मीडिया पर इनको ट्रोल किया जाता है। खुद को बेहतर करने की जगह बेसिक सवाल उठाने वालों पर ही सवाल उठा दिए जाते हैं। देश की सेवा कर चुके अफसरों तक को नहीं बख्शा जाता। और ऐसा नहीं कि ये बातें कोई नई हैं, हर साल होता है, हर बार भुला दिया जाता है। नेट रिजल्ट रहता है स्क्वायर वन। सरकारों का फोकस काम से ज्यादा पीआर पर है। छवि ना बिगड़े, कहीं केमिकल छिड़क दें, कहीं पानी। सबसे ताजा उदाहरण यमुना नदी का है। छठ पर साफ पानी दिखाने के लिए रसायन छिड़के गए, नहरें खोली गई, और अब क्या है तस्वीर? वही पुरानी यमुना झाग से भरी।